नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, उसमें हम लोगों ने अब तक इस बुक का 3 टेस्ट सीरीज कर लिया है। देखिए, हम लोग को और भी प्लेटफॉर्म का भी चल रहा है, जिसमें हम लोग आज 15 नंबर टेस्ट सीरीज कर लिए थे। तो इसी को हम लोग जारी रख रहे हैं, दोनों आपका बुक चल रहा है साथ साथ। तो इसमें चाहेंगे कि और भी चीज़ मटेरियल इंक्लूड करके आपको परीक्षा के लिए दूँ, ताकि आप सभी को परीक्षा से पहले बहुत सारी चीज़ें अध्ययन हो सके। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए कि परीक्षा क्रैक करना है हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग हर सेट को क्या कर रहे हैं, व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं। मतलब उससे जुड़े जितने भी परीक्षा में पूछे जाने योग्य बातें हैं, उन सभी को हम लोग इसमें व्याख्या के साथ पढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, जो कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है। तो हम आपको इसी का आशा नहीं बल्कि विश्वास है हमको कि ये भी टेस्ट सीरीज आप लोगों को बेहद पसंद आएगा, क्योंकि इसमें व्याख्या बहुत और भी पहले से इसमें व्याख्या आपको शानदार कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज। इसका पहला क्वेश्चन है कि नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट्स जनरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रदीप मैग्नीज है। यहाँ पर मिसटाइप है, मैग्नीज लिखा हुआ है, मैगजीन इनका होगा, प्रदीप मैगजीन पूरा नाम है। तो यहाँ मिसटाइप होने के कारण कोई बात नहीं है। ये जो पुस्तक है आपको कब लॉन्च हुआ है? अभी हुआ नहीं है, मतलब दिसंबर 21 में लॉन्च होने वाला था। तो ये हाल फिलहाल का करेंट है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा, ठीक है, कौन है? तारक सिन्हा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो ये आपके क्रिकेट से हैं। ये देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार से आप समझ गए होंगे किनको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, हर क्षेत्र में मिलता है, हर खेल में मिलता है। तो इसी में द्रोणाचार्य में इनको क्रिकेट में दिया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार। और देखिए ये कब मिला था इनको? 2018 में ही मिला था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, 2018 में दिया गया। और ये जो है हमारे देश के अच्छे अच्छे प्लेयर को इन्होंने आपको प्रशिक्षित किया है, प्रशिक्षण दिया है। उनमें आपका नाम शुमार है आशीष नेहरा का, शिखर धवन भी इन्हीं के चेला हैं आपका, ये तारक सिन्हा का ही। ये जो है उसके अलावा आपको शिखर धवन, ऋषभ पंत भी इन्हीं का है, तो ऋषभ पंत भी हो जाएंगे आपको। तो यहाँ से आपका इतने अच्छे अच्छे प्लेयर को इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। और ये जो क्लब चलाते हैं, क्रिकेट क्लब आपका सोनेट क्रिकेट क्लब, ये चलाते हैं आपको। और ये चलाते हैं कहाँ? दिल्ली में चलाते थे, चलाते हैं नहीं, चलाते थे, चूँकि इनकी निधन हो चुकी है। तो ये दिल्ली में चलाते थे सोनेट क्रिकेट क्लब, जिसमें कि प्रशिक्षण दिया करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करें, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में हमारा जो है इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, उसमें सबसे गरीब राज्य कौन रहा? छत्तीसगढ़ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए कर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नया नाम क्या हो गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब इसका नाम कर दिया गया है। इसमें आपको कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो कुल 12 खिलाड़ी हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये 12 खिलाड़ी कौन कौन है, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ यहाँ पर 12 खिलाड़ी का नाम। चलिए देख लीजिए। और देखिए, आप लोग सोचते हैं कि ये पूछता कहाँ से है क्वेश्चन, तो इसी सब में से पूछता है आपका कि यह जो है आपको किस खेल से बिलोंग करते हैं, और ये मतलब किस खेल से है। और ज़्यादातर यही पूछता है कि नाम दे देता है और किस खेल से संबंधित पूछता है। तो यही सब लिस्ट रहता है जिससे कि वो पूछता है, तो हम लोग उसको भी देखते चलेंगे। तो देखिए, ये खेल रत्न पुरस्कार में आपका 12 नाम है। उन 12 नाम को देखिए यहाँ पर है। रवि कुमार दाहिया, ये आपका किससे हैं? रेसलिंग से आपके हैं, ठीक है, कुश्ती से हैं। फिर आपका सुमित एंटिल जो है ये पारा एथलीट है, जो कि आपका जेवलिन थ्रो खेल से रखते हैं। देखिए इन्होंने अभी आपका ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर लाया है भारत के लिए, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, सुमित अंतिल का भी, चूंकि ये किस खेल से है? पैरा एथलेटिक है, और आपका जेवलिन थ्रो से है या भाला फेंक से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसी तरह से कृष्ण नागर हैं, प्रमोद भागत हैं। फिर इसके नीचे देखेंगे आपका, तो प्रमोद भागत के बाद नाम मिल जाएगा आपका मिताली। यहाँ पर आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं अगले एथी पाएंगे, तो मिताली राज हैं जो आपका क्रिकेट के हैं। फिर देखिए आपका सुनील छेत्री, ये भी फुटबॉल के हैं, इनको बहुत बार अवार्ड भी दिया गया, भारत के अच्छे खासे आपका फुटबॉल प्लेयर है। आगे देखिए नीरज चोपड़ा हैं, इनको भी मिला है जो आपका गोल्ड मेडलिस्ट, ये भी एथलीट्स हैं। ये भी आपका जेवलिन थ्रो खेल से ही रखते हैं संबंध।
और देखिए फिर आपका है PR श्रीजेश जो है ये हॉकी के हैं, श्रीजेश जी। फिर देखिए आपका है मनप्रीत सिंह जो है हॉकी के हो जाएंगे, ठीक है, मनप्रीत सिंह आपका है हॉकी के। फिर आपका जो है लवलीना बरगोहाइन जो है ये बॉक्सिंग के हैं आपका, इनको भी मिला है। फिर देखिए आपका अवानी लेखारा है, इनको ये भी पैरा ओलंपिक के शूटिंग में है, तो इनको भी मिला है। और फिर आपका मनीष नरवाल है। तो इतने 12 लोग हैं जो आपका ये भी पैरा ओलंपिक शूटिंग से ही है, तो इनका खेल याद रखिएगा और इनका नाम याद रखिएगा। ये 12 रहा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन भी कवर करेंगे फटाफट से। कह रहा है कि ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने हेतु किस 5 सूत्री योजना पर बल दिया है। यह आपका पंचामृत योजना है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये 5 सूत्री योजना कौन कौन सा है इसमें, तो पांचों का आप नाम यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। यहाँ देखिए पांचों जो है आपका नाम, इसमें 5 मतलब काम जो है वो क्या क्या है। तो इसमें जो है हमारा देखिए भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जो है वो 2030 तक बढ़ाकर कितना कर लेगा, 500 गीगावाट कर लेगा। माने जीवाश्म ईंधन पे डिपेंड नहीं रहेगा आपका। 2030 तक अक्षय ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकता ये 50% तक पूरा कर लेगा। कब तक, ये क्वेश्चन कराया हुआ है 2030 तक। तो ये पंचामृत योजना के अंतर्गत ही निर्धारित की गई है। फिर इसके बाद है कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर देखिए आपका है 2030 में जितना भी है 2030 आप याद रखिएंगे, तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी मार के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता में कितना लाएगा, 45% की कमी लाने की बात बोली गई है। फिर देखिए भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल कर लेगा, अर्थात जीरो इमिशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये 2070 तक लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यहाँ तक तो आपका ये पांचों लक्ष्य देख लिए। ये है आपका पंचामृत योजना के अंतर्गत लिए गए 5 संकल्प या लक्ष्य, ठीक है। अगला देखिए है कोंकण युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यह आपका भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, ठीक है, कोंकण। नेक्स्ट है आपका कि भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो लगभग सब 2030 ले लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम के लिए मतलब एक क्लू बता रहे हैं। तो यहाँ 2030 ले लेंगे, अगर नहीं आए तो मारना है, ऐसे तो आप अटेम्प्ट लेंगे ही नहीं, निगेटिव चूंकि रहेगा तो आप सभी को एक एक नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए है कि स्पिन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो यह है आपका स्पिन किया गया है, ये सूक्ष्म और लघु उद्योग द्वारा आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या है कि जितने भी बुनकर हैं उनको, कुम्हारों और बुनकरों को ऋण मुहैया कराने के लिए यह योजना लाया गया है, स्पिन योजना, ठीक है। स्पिन योजना का शुभारंभ जो है ध्यान दीजिएगा कब किया गया है, 17 सितंबर 2021 को, ठीक है, 2021 को इसको आरंभ किया गया है। अब इसका डेट इसलिए आरंभ किया गया है किनके अवसर पे, तो 17 सितंबर जो है ये जन्म दिवस है किसका, नरेंद्र मोदी का, ठीक है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनका जन्मदिन है, और उसी के उपलक्ष्य में आपका यह योजना प्रारंभ किया गया है, स्पिन योजना, जिसमें कि बिहार झारखंड के बहुत सारे कुम्हारों और बुनकरों को ऋण मुहैया कराई गई। अगला है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार संपूर्ण भारत की गरीबी दर जो है वह क्या है। तो 21.9 अप्रोक्सीमेटली 22% हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला है देखिए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2011 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह आपका बेलग्रेड में हुआ है। बेलग्रेड कहाँ पड़ जाता है आपका, सर्बिया में, ठीक है, यह हो जाएगा बेलग्रेड सर्बिया में है। तो यहाँ पर ये जो है 2021 का ध्यान दीजिएगा, अंडर 23, केवल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पे नहीं जाएंगे आप लोग, अंडर 23 ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यह कहाँ हुआ था, सर्बिया में हुआ था, न कि आप विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 जापान सोच लीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो ये 2021 का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, भारत ने अब तक इसमें सर्वश्रेष्ठ अपना दिखाया है जलवा। तो इसमें कुल 1 रजत जीता गया है, 1 रजत पदक लाया है भारत ने, और 4 कांस्य पदक है, ठीक है। इस 4 कांस्य पदक के साथ में आपका भारत का इस कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में
18वां 18th स्थान रहा है आपका, 18वां स्थान प्राप्त किया है। और देखिए अब यहाँ रजत पदक जो हासिल की हैं उनका नाम जानना इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यह जो है खेल से पूछ देगा कि यह किस खेल से संबंध रखती है, तो कुश्ती खेल से हो जाएगा। और इनका नाम है, यहाँ पर लिखते हैं, ये नाम है आपका शिवानी पवार। शिवानी पवार जो है आपका जीती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए 4 नाम जो है आपका कांस्य पदक जो जीती हैं उनका नाम देखिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहले इनका देख लीजिए। शिवानी पवार जो है ये 50 केजी के श्रेणी में आपको जीती हैं सिल्वर मेडल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कांस्य जो है ये 4 लोगों का है, तो किसको किसको मिला है? अंजू को मिला है 55 किलो में, दिव्या काकरन को मिला है आपका 62 किलो में, राधिका को मिला है आपको 65 किलो में, और निशा जी को मिला है आपको 72 किलो के श्रेणी में। तो ये आपका 4 हो गया कांस्य और 1 हो गया रजत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कराए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो यह है आपका वैक्स। वैक्स माने VAX जो शब्द है, यह वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने अपना घोषित किया है। तो इसका इसलिए यूज हुआ है इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेडिकल में यूज होने के कारण, मेडिकल क्षेत्र में वैक्स शब्द का सबसे ज़्यादा यूज हुआ, इसलिए इसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है ऑक्सफोर्ड ने, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड जाना पहचाना है भाई, बहुत विख्यात आपका है, तो इसलिए इसको ध्यान पर रखिएगा। वैक्स है इसका वर्ड ऑफ द ईयर। अगला है विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश आज़ाद हुआ 14 अगस्त को, विभाजन हुआ जो हमारा भारत पाकिस्तान, तो इसमें है जो विभाषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, इसलिए कि बहुत सारे लोग की इसमें मृत्यु हुई थी। कारण क्या था? तो कुछ लोग जो थे वो भारत से पाकिस्तान में पलायन किए। उस पलायन के क्रम में क्या हुआ कि बहुत सारे, आप लोगों इतिहास पढ़े होंगे तो पता होगा, बहुत सारे लोग यहाँ से निकले। तो निकलते के बाद उन लोगों का हुआ कि कुछ लोग जो पाकिस्तान में शरण ले चुके थे, उसके बाद से हुआ कि नहीं अब इसके बाद यहाँ नहीं रहना है, तो कुछ लोग तो जाते जाते ही मर गए और कुछ लोग आने के क्रम में मर गए। तो यहाँ से आपका उन्हीं के स्मृति में मनाया जाता है आपका विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि WHO ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के नए संक्रमण का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यह मई का बारे में पूछ रहा है। तो मई जब पूछेगा तो मई में हम लोग कौन ले लेंगे? डेल्टा। मई में रहा है आपका डेल्टा वेरिएंट। और अभी हाल फिलहाल में एक और नया वेरिएंट आया है, वो वेरिएंट आपका कौन सा है? वो वेरिएंट है आपका ओमिक्रॉन। ध्यान दीजिएगा, जो लोग आपका ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन वो आपका नया वेरिएंट आ गया है। तो डेल्टा के बाद ध्यान दीजिएगा आया था डेल्टा प्लस, तो वो तो आपका अब आ गया है लेटेस्ट में। अगर पूछेगा तो नया वेरिएंट कौन आ गया है? ओमिक्रॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है आपका डेविड जूलियस और आपका अर्डेम पटाउटियन, ठीक है। बी और सी आपका दोनों ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, दोनों हैं। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। नोबेल देखकर ही जाना है आप लोगों को एग्जाम में, हो सकता है पूछ ले, इसलिए नोबेल देख लेंगे हम लोग। चलिए 15 नंबर है कि भारत के सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो सबसे बड़ा जो है वो आपका गुजरात में होगा। ऐसे हाल फिलहाल में देखा जाए तो हाल फिलहाल में आपका सबसे बड़ा जो है सोलर प्लांट कहाँ है? वो है आपका वाडला का, ठीक है। वो आपका वाडला सोलर पार्क है, वो कहाँ पड़ जाता है? आपका वाडला सोलर पार्क राजस्थान में, ठीक है। यह आपका है कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कर है आपका कि छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह भूटान के साथ में किया है। ध्यान दीजिएगा, आपका छोटे उपग्रह के विकास के लिए किसके साथ किया है? भूटान के साथ। अगला है कि UAE की जो महिला है अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो उनका नाम है नौरा अल मातूसी, ठीक है। नौरा अल मातूसी जो है, इनको चुना गया है आपका अंतरिक्ष यात्री। और ये जाएंगे किस संस्था के साथ? तो नासा के साथ ये आपका उड़ान भरने वाली हैं, ठीक है। जिनका कि ध्यान दीजिएगा, इनका सिलेक्शन कब हुआ था ये भी आपको ध्यान देना है। तो अप्रैल 2021 में उनको चुना गया है, ये आपका नासा के लिए।
चलिए नेक्स्ट है आपका कि अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा के कितने सीटों पर चुनाव कराए गए। तो इसमें 2 सीट पे चुनाव हुआ था अक्टूबर में, जिसमें कि दोनों आपका ले गया है जदयू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरे एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो यह 10% है। ठीक है, अब देखिए एडीबी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि जो इंडियन ये आपका एडीबी आपका जो है एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है इसका क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यह इस्टेब्लिश कब हुआ था, पहले तो इसका सबसे ज़्यादा आता है मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन वो आ चुका है, तो मनीला होता है, लेकिन हम लोग स्थापना भी इसका देख लेंगे और वो भी देख लेंगे। तो ये है आपका 19 दिसंबर कब हुआ है, 1966 को। ठीक है, ये स्थापना हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला हो जाएगा। मनीला कहाँ पर है आपका, फिलीपींस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, दो यहाँ पर हम लोग एडीबी से संबंधित चीज़ है जो जानना बहुत जरूरी था। अगला देखिए है कि प्रगति मोबाइल ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए प्रगति मोबाइल ऐप जो है वो एलआईसी ने जारी किया है। इसके द्वारा क्या है कि ग्राहक जो है अपना जो भी प्रीमियम जमा करते हैं या जमा कब होगा या कब पुरने वाला है, ये सब जानकारी इस ऐप पर ले सकते हैं। तो प्रगति मोबाइल ऐप जो है इसके लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि प्रगति जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो प्रगति, ठीक है, प्रगति जो है तो P4 क्या हो जाता है आपका, परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस हो जाएगा आपका। फिर आपका देखिए R हो गया, R4 हो जाएगा आपका रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन। A4 हो जाएगा, ऐप लिख देते हैं समझ जाएगा, एप्लीकेशन। फिर आपका G4 हो जाएगा ग्रोथ, G4 ग्रोथ। फिर आपका A4 हो गया एंड, ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर, ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म रखा गया है प्रगति का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि बजट। तो यहाँ एक बार पढ़ देते हैं आप लोग। प्रगति का हो गया आपका परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। क्लियर है। चलिए अगला है आपका कि बजट जो है 21-22 के अनुसार राजस्व घाटा या जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन देखिए पढ़ाया हुआ है, 5.1% हो जाएगा। अगला देखिए, करे एनटीपीसी द्वारा पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, ये करेंट का क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ खोला गया आपका, लेह में, किसके द्वारा, एनटीपीसी द्वारा। अगला है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है। तो बिहार में आपका 31 है, ध्यान दीजिएगा, बिहार में 31 है। और यहाँ पर पूरे भारत में कितना है आपका 2000, ये आपका तो 2967, 2967 बाघ जो है आपका पूरे इंडिया में है। और यह इंडिया में जो है वो पूरे वर्ल्ड का जो है 70% जो है वो आपका पूरे वर्ल्ड का 70% जो है बाघ आपका इंडिया में ही है। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि हमारे भारत में सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो वह है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन पे। देखिए व्याख्या करने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग को समय भी देखना है। चूँकि समय देखिए, समय तो हम लोग को है ही, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है वीडियो बनाने में, तो लोग को लगता है कि इसमें बकवासबाजी ज़्यादा किया हुआ है। तो अगर आपको केवल पीडीएफ चाहिए तो वो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको चाहिए तो मेरे चैनल के ये जो वीडियो सब हैं उसको आप देखकर अपना नॉलेज ग्रो कर सकते हैं। कोई सजेशन हो भी तो दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आप क्वेश्चन पे कि भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है। तो यह असम ने किया है, और उस समाचार पत्र का नाम है द यंग माइंड, द यंग माइंड। बच्चों के लिए है, लेकिन आपका इसका नाम रखा गया है द यंग माइंड। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे हैं मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो यह है आपका श्री एल गणेशन। ठीक है, अगला देखिए आ गया मैथ का क्वेश्चन। अगर शॉर्टकट में बनने लायक है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे।
तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 लड़के और 10 लड़कियां काम को 25 दिन में करती है, तो 12 लड़के सिंपल है, क्योंकि लड़की को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो 6 लड़के हैं, तो इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने लड़कियों के बराबर काम करेगा, 20 लड़कियों के बराबर। तो यहाँ पर जो है हम लोग बोल सकते हैं कि 20 लड़कियां जो है यहाँ पर, तो ध्यान देंगे हम लोग, तो ये आपका कंपेरिजन जो है वो बराबर हो जाएगा। तो 12 लड़कों की जगह यहाँ कितना लिख सकते हैं हम लोग, 12 लड़कों की जगह लिख सकते हैं यहाँ पर 12 लड़कों की जगह 6 दूनी का 12, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 10 दूनी का 20, और प्लस में कितनी लड़कियां हैं, और 30 लड़कियां और साथ में काम कर रही है। तो टोटल लड़कियों का कितना संख्या हो गया, 50, और 10 लड़कियां काम को कितने दिन में कर रही है, 25 दिन में। तो 10 गुने 25, और कितना पे निकालना है हमको, 50 पे। तो कितना हो जाएगा आपका 25 दूनी का 50, और 2 से कट जाएगा, 2 5 10, आपका 5 दिन आ गया। 5 दिन ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही जल्दी बन गया, क्योंकि दिया हुआ था कैलकुलेशन कम करना पड़ा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर है कि एक माँ तथा पुत्री की आयु 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय जो है वो माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो पुत्री की आयु कितनी है। तो ध्यान दीजिए, यह जो है माँ और पुत्री की आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो जन्म के समय का है, लेकिन अभी का तो कोई बात है नहीं, तो सिंपल हम लोग, चूंकि इसमें कुछ करना नहीं है हम लोग को, सिंपल बात है। तो यहाँ पर जो है ध्यान देने की बात यह है कि यह जो है जब भी होगा तो इन दोनों का क्या होगा, चूंकि माँ की उम्र अगर 9 साल से उस समय, तो इसका उम्र 2 साल मानेंगे, तो इसका मतलब कि 7 साल का है, माँ उसकी 7 साल का, तो यहाँ माइनस करके हम लोग को लेना पड़ेगा। तो 9x - 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7x। 7x मतलब माँ की आयु शुरू में कितनी थी, 28 साल। तो यहाँ पर हमारा कटा लेंगे, तो 7 चौक 28, x बराबर कितना आ गया, 4। तो पुत्री वाला कौन सा है आपका, 2 है, तो 2 चौका 8, अनुपात x बराबर आपका 4 आ गया है, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, बी ऑप्शन। ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, औसत पूछ रहा है। ये संख्या दिया हुआ है 3/4 + 5/8, इतना 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 दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं, चूंकि औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। तो ये संख्या है आपका, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। और देखिए जो हम लोग आपका कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो पहले एलसीएम निकालते हैं, जैसे बच्चों वाले हम लोग पढ़ते थे उस तरह से ही बताएंगे। तो यहाँ पर कुल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 48। 48 एलसीएम हो गया। तो 8 छके, ये जो आपका 12 चौका 48 हो गया। तो यहाँ पर 12 तिया का 36 लिख दे रहे हैं। फिर देखिए यहाँ प्लस है, 8 छके 48, तो 5 छके 30 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर 12 चौका 48, तो 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर प्लस कितना हो जाएगा आपका, 16 तिया 48, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13 6 19 का 9। अब देखिए यहाँ पर आपका 4 2 6 और 3 9 1 10 3 13 हो गया, 139/48 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 संख्याएं। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा में संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं इसमें, तो इसमें 4 संख्या है। तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो ये नीचे वाला में गुना हो जाएगा। तो 4 से ये या 3 से कटने वाला है नहीं, तो गुना कर लीजिए। 139 बाई गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 चौके 32, और फिर आपका 16 3 19, आपका 139/192। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। कर रहे हैं 2 ट्रेनों की गति जो है वो 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में कितना चल रहा है, 300 किलोमीटर की दूरी। तो ध्यान दीजिए ये तो सिंपल है, तो पहली रेलगाड़ी का पूछ रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। तो दूसरी रेलगाड़ी का आपका निकालते हैं चाल, तो कितना आ जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो 300 बटा में दूरी है समय, और समय है 3 घंटा। तो आपका कितना आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये 100 किलोमीटर किस रेशियो के बराबर है, तो 4x के बराबर, चूंकि दूसरी रेलगाड़ी का पूछ रहा है। तो 4x बराबर कितना है, 100 दिया हुआ है। तो x बराबर कितना आ गया आपका भाई, 25 चौका 100। तो हमारा शुरू वाला पहली रेलगाड़ी का पूछ रहा है आपसे। तो पहली रेलगाड़ी देखिए आपका कितना रेशियो में है, 3 रेशियो में। तो 25 × 3 कितना आ जाएगा, 75। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, ये देखिए आपका ट्रिगो का आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है tan 4 थीटा बरा प्लस tan² थीटा बराबर 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे
तो एक चीज़ यहाँ कर लेंगे तो हम लोग को आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर टेन 4 है और इतना बराबर 11 दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें टेन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। ठीक है, इतना बचा और इतना बराबर क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। जगह नहीं है तो इधर 11 लिख दे रहे हैं, जगह के अभाव के कारण ही थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर 11 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जब चलेंगे तो इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर इंटू में क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 11 हो जाएगा। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा को फिर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला हो गया, टेन स्क्वायर थीटा इतना बराबर लिख दिया ये, और इंटू में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, सेक 4 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सेक, इधर लिखते हैं इसके नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे, इससे ये गुना होगा क्या हो जाएगा आपका, सेक 4 सेक के पावर 4 थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा का 1 से गुना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आ गया, 11। तो हमको इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो इतना बराबर भी कितना आ गया, 11 ही आया। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो 11 इसका आंसर हो जाएगा। इतना बराबर कितना आएगा, 11। ठीक है, फॉर्मूला आपका है केवल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन प्राचीन बलित पर्वत के एक उदाहरण है। तो इसमें देखेंगे एंडीज पर्वत जो है वो आपका बलित पर्वत का उदाहरण माना गया है। अब इसी में आगे बढ़ेंगे, किस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। ठीक है, तो मरुस्थल में क्या कंडीशन है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ वर्षा कम होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्षा हम लोग लेंगे, तापमान तो डिपेंड करता है आपका इस पे भी, भूमध्य रेखा या फिर जो भी है उस पर डिपेंड करने लगता है, लेकिन जो हमारा मरुस्थल मानने का मुख्य शर्त है वह है आपका वर्षा। वर्षा जहाँ सबसे 25 सेंटीमीटर से भी कम होगी वो हो जाएगा आपका रेगिस्तान या मरुस्थल। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 है, दिए गए विकल्पों में से कौन जो है वह यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें घाघरा जो है वो नहीं है, बाकी तो आपका ठीक है, चंबल और केन ये सब यमुना की ही है। अगला है नंदा देवी चोटी भाग, आज ही के सेट में आपको कराया हूँ। तो नंदा देवी जो है वो कहाँ पड़ जाता है आपका, यह हो जाएगा, इसमें हमारा किस क्षेत्र का पूछ रहा है, कौन सा हिमालय के क्षेत्र में पड़ जाएगा। तो यह गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में आपका नंदा देवी पर्वत शिखर या चोटी पड़ती है। ठीक है, अगला है किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आती है आपका यांग्याप दर्रा से होता हुए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, और इसका ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का कहाँ माना गया है उद्गम स्थल, तो यह मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे, कह रहे दिए गए विकल्पों में से कौन एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो जो अरावली पर्वत शिखर है वो आपका नहीं है, बल्कि अरावली को क्या माना गया है, अपशिष्ट पर्वत माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 5 राज्य हैं, ये कल परसों के सेट में शायद ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपका नेपाल के साथ में कौन कौन सा आ जाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला देखिए है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। तो ये 90 है, 90 ईस्ट कहाँ मिल जाएगा आपका, हिंद महासागर में। चलिए अगला है क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो ये पड़ जाता है आपका प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो प्रतापगढ़ कहाँ है, ये आपका यूपी का, ध्यान दीजिएगा, ये बिहार नहीं सोचिएगा, बिहार का कोई जगह नहीं है, ये यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि खनिज पदार्थ अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अ से अ मिला लीजिएगा। और बिहार में बात किया जाए तो बिहार में गया आपका आता है आगे उत्पादन क्षेत्र में। ठीक है, अगला है कि भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष में आपका सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। तो 2004 में ये हो चुका था।
अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? तो सबसे ज़्यादा अभी है निगम कर का आपका हो जाएगा केंद्र सरकार में आपका कर राजस्व में, ठीक है, निगम कर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा हमारा सेवा कर का ऑप्शन में नहीं है, तो सेवा कर पे ध्यान मत दीजिएगा, इसीलिए उसमें निगम कर हम लोगों ने टिक लगाया है और सेट में भी यही दिया हुआ है। चलिए आते हैं 43 क्वेश्चन कर रहा है आपका कि दिए गए क्षेत्र में सही मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से कौन कौन है और उसका उत्पादन क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कौन आ जाएगा, चूंकि बनाने वाला चीज प्राकृतिक हो जाएगा, मधुमक्खी पालन इसमें ले लेंगे प्राथमिक क्षेत्र में। फिर द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, कारखाना वगैरह हो जाएगी, तो आपका ये जूते का कारखाना हो जाएगा। और तृतीय क्षेत्र में सलाहकारी संस्थाएं हो जाएगी। तो आपका 2, 3, 1 ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं 44। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले आपका दिया है, नाम है उनका महबूब अल हक, ठीक है। यह कब दिया था आपका? तो 1991 में, ठीक है। चलिए अगला है कि नास्दाक जो है, नास्दाक निम्न में से किस देश के शेयर मूल्य सूचकांक है? तो नास्दाक भाई बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ध्यान दीजिएगा, यूएसए का है। चलिए अगला देखिए, निक्की भी बहुत बार आया हुआ है आपका, टोक्यो का जो है आप शेयर सूचकांक, जैसे आपका बीएसई है, एनएसई है भारत का, उसी तरह से ध्यान रखिएगा। आपका नास्दाक कहाँ का है? यूएसए का। अगला देखिए है संजय डुबरी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में पड़ता है संजय डुबरी, आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किस लिए? तो वहां पर जो है कोयला का क्षेत्र है आपका, इसलिए इसको प्रसिद्ध रखा गया है रानीगंज। अगला है कि जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सी गैस का निसरण होता है? जो हमारा जैसे कि गाय वगैरह जो ये सब क्या करती है, जुगाली करती है, मतलब कि बाद में इसका यूज करती है, चबाती है, उसको हम, उसमें कौन सा गैस होता है निसरण? तो आपका मीथेन गैस होता है। 49 देखिए, कह रहा है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फिनलैंड जो है वो आपका विश्व में सबसे पहला जो है कार्बन टैक्स लगाया है। अगला है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता पहली बार कब लगाया गया था? तो यह 1985 में ही इसको खोज कर दिया गया था आपका, कि यहाँ पर जो है ओजोन का सबसे बड़ा छिद्र जो है अंटार्कटिका के आसपास पे है। अगला देखिए है, कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई भीमराव अंबेडकर थे। देखिए आपका डी ऑप्शन में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के। चलिए 52 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था के देश, किस देश से ये न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया है? तो अमेरिका का है, ठीक है। अगला है कि विधायकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 117 में मिलता है आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो समवर्ती में मतलब आपका होता है जो दोनों का हो, केंद्र और राज्य का दोनों के सहयोग हो। तो यहाँ पर जो है कारागार जो है ये आपका समवर्ती सूची नहीं होगा, ठीक है। 55 देखिए, कर संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं संबंधी किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भाग 14। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए यहाँ पर है, ये जो है सब आपका क्या है, एक तरह का रीट है। तो यह रीट में देखिए दे रहा है आपका कि इसमें कब कब कौन है। तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षकरण जो है वो हम किस लिए दे सकते हैं? तो हमें शरीर चाहिए, इसका ये हो गया मतलब कि हम स्वतंत्रता के लिए अपना, हमको जो शरीर है ये अपने से कर सके, मतलब बंदी बनकर नहीं रहे, इसका मतलब ये हुआ। परमादेश कब होता है? तो आपका आदेश से हो जाएगा, अगर हम आदेश देते हैं तो उसको बोलते हैं परमादेश। प्रतिषेध हो गया आपका, अधीनस्थ न्यायालय के लेख ले लेंगे। फिर अधिकार परीक्षा हो गया आपका, किस अधिकार से आप ले रहे हैं, वो अधिकार परीक्षा बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 3, 4, 3, फिर आपका हो गया 2, 1, 4, 3, 2, 1, आपका ऑप्शन डी पे जा रहा है, ठीक है।
4 3 2 1 ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन देश का नागरिक हो, 35 साल होना चाहिए और संसद द्वारा चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये होना चाहिए उसके पास। अगला है कि संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है शक्ति वास्तविक जो है वो कार्यपालिका का किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, चलिए 59 देखिए, 59 क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 25 साल निर्धारित की गई है, और पंचायत चुनाव के लिए आपका 21 साल है, और 18 वर्ष क्या है, मताधिकार का है। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है, वो काम सौंपा गया है आर्थिक कार्य विभाग का, आपका ये हो जाएगा। फिर देखिए करें, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधी मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 5 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग जो है आपका यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये आपका रोज एम मैथ्यू जो है ये आपका प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। चलिए अगला देखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कब से कब तक रही थी ये भी जान लीजिए। तो आपका 1992 से आपका कब तक, 97 तक रही थी। अब देखिए यहाँ पर यह भी है कि यूपीएससी की स्थापना कभी कभी पूछ लेता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपका 1926 में। अगला देखते हैं, करें औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अर्जुन देव को फांसी देने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर औरंगजेब जो है वो सुन्नी धर्म को मानता था, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है आपका इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी, यह नहीं, अर्जुन देव को नहीं बल्कि इसने किसको दिलवाया है, तेग बहादुर को दिलवाया था। ठीक है, चलिए तेग बहादुर हो गया। आगे देखते करें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है देख लीजिए, सूरत की संधि 1775 ये तो सुमेलित है, पुरंदर की संधि 76 ये भी ठीक है, देवगांव का संधि ये भी 1803, तो सब सुमेलित है भाई, तो इसमें सभी हो जाएगा। ठीक, अगला है कि अकबर द्वारा इलाही संवत की, जो आपका दीन इलाही आप लोगों ने सुना होगा, तो इलाही संवत की शुरुआत कब की गई। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आप लोगों को, कब हो जाएगा 1583। चलिए अगला देखिए, जैसे ही आपका दीन ए इलाही की स्थापना किया था आपका कब, 1582 में, उसके बाद से अगले वर्ष से क्या आ गया आपका, इलाही संवत लागू हो गया। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन कर है आपका कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था। तो कृष्णदेव राय के समय में आपका आया था यह डोमिंग पायस, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वैदिक सभ्यता आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था। तो उसमें आपका 5 भाग था, जिसमें कि आपको याद होगा वैदिक सभ्यता में आप लोगों ने पढ़ा होगा कुल ग्राम 20 जन और राष्ट्र हुआ करते थे। ठीक है, 5 भाग में। चलिए आगे देखते हैं, 68 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो भाई मोहनजोदड़ो है। तो इसका ट्रिक भी बताया था हमने कि सबसे लंबा नाम जो लगेगा वही है सबसे बड़ा भाई। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा आपका। अगला है कि ऋग्वेद कालीन नदियों की सादा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है। तो एक गंडक का जो है वो है आपका सादा नीरा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका सारनाथ नहीं मार लीजिएगा भाई, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा बार इन्होंने आपका उपदेश दिया है। और ये वीवीआई रखिएगा, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इसलिए इसको हम वीवीआई दे रहे हैं। क्लियर है। अगला है कि किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस के नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल होकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह लाहौर में इन्होंने आपका प्रदर्शन किया था, जहां पर कि इनको पुलिस द्वारा लाठी से मार
खानी पड़ी थी और इनकी उसी के कारण मौत हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें तो कोई बात है नहीं, यहाँ पर साइमन विरोधी मतलब साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 हो जाएगा। तो 1928 में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं, तो इसमें उतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुआ था आपका। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था, तो यह आपको कहने वाले थे जॉनसन, आपका कैपवेल जॉनसन, एलन कैपवेल जेनसन हो जाएंगे। अगला देखिए है कि अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने आपका वकालत किया था रोमन लिपि लागू करने के लिए। चलिए अगला है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था, तो यह सलीमुल्लाह खां का दिया हुआ है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव ध्यान ले रखिएगा। अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है, तो देखिए भाई कार्बोहाइड्रेट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा कि इसमें क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे अब हम लोग। सेवेंटी 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो इसमें देखेंगे हमारा तो एपनीफ्रीन जो है ये आपका पादप हार्मोन नहीं है, बल्कि यह आपका क्या है, इसमें आपका हो जाएगा, ये देखिए एपनीफ्रीन जो है आपका कहाँ है, ये मानव में स्रावित हार्मोन होता है, ये आपका पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, ये आपका आंत में होता है हार्मोन का स्त्रवण। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है और उसके बाद कूट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कह रहा है आपका ये पेप्टिक व्रण जो है ये क्या है, आपका एक बैक्टीरिया है। फिर आपका डेंगू क्या है, डेंगू एक वायरस के कारण होता है डेंगू। फिर देखिए फील पाँव जो है वो होता है आपका कृमि के कारण, जिसको हम लोग हाथी पाँव बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर 4-1-3-2 ऑप्शन सी जो है आपको नजर आ रहा है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है, तो यहाँ हीमोफीलिया है ही, थैलेसीमिया भी है आपका और सिजोफ्रेनिया, ये सब है, तो आपका हो जाएगा इनमें सभी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीव नीमेटोडा संघ का है या इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसमें देखिए आपका एस्कैरिस, फ्लेरिसिस और पिन वर्ग ये सब आता है आपका नीमेटोडा संघ से, तो आपका डी ऐसे ही हो जाएगा। अगला देखिए, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसमें हमारा 2 तरह के पाया जाता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, 2 होता है। 82 है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, तो ये ग्लूकोज जो है वो क्या है आपका कोशिका के लिए एक तरह से एनर्जी देता है, इसलिए इसको कोशिकीय ईंधन बोला गया है। अगला है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो देखिए कीटों का श्वसन अंग जो माना गया है वो उसका कौन सा होता है, वातक तंत्र। ठीक है, जो हमारे पेट के बीच में वो ऐसे ऐसे रहता है चिन्ह हर एक एथी के बाद जैसे, तो इसी से उसका श्वसन, तो हम लोग उसको बोलते हैं वातक तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो जो ज़्यादा सघन माध्यम रहेगा उसमें न्यूनतम हो जाएगा प्रकाश की गति, तो इसमें सबसे कठोर कौन चीज़ है आपका, कांच हो जाएगा। चलिए, और सबसे ज़्यादा किस में मिलता, निर्वात हो जाता। अगला है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो यह है परावर्तन और व्यतिकरण, दोनों होता है आपका। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 86 नंबर क्वेश्चन आएंगे हम लोग। अब कर है आपसे कि तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तो इसमें प्रकाश से आप समझ गए होंगे, ये प्रकाश तरंग हो जाएगा। अगला है कि यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो इसका आवर्तकाल देखिए ध्रुव पर क्या होगा। तो क्या होता है, आवर्तकाल बराबर √L/G होता है। कहने का मतलब G पे डिपेंड करेगा, वो क्या करता है, यूनिवर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्रुव पे क्या हो जाएगा आपका, ध्रुव पर G का मान जाने पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्रुव पर ले जाएंगे तो उसका गुरुत्व बल में परिवर्तन होगा और जिसके कारण यह क्या होगा, आपका न्यूनतम वहाँ हो जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। तो कह रहा है आपका कि 1 किलो कैलोरी का मान जो है कितना जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 किलो कैलोरी मतलब आपका निकालेंगे तो कितना होता है, 41 मतलब कि 4 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं 4.184 होता है या 4.2 ऐसे लिखा जाता है। तो 4.184 आपका हो जाएगा, जूल इतना होता है 1 किलो कैलोरी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से देखिए क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। अधिक होगा तभी फूल पाएगा, अगर कम रहेगा तो वो तो खुद ऐसे दबा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अधिक होना चाहिए, बुलबुला जो बनेगा तो अधिक होगा तभी ये रह पाएगा। अगला है निम्न में से किसका प्रयोग टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। तो वो है आपका कौन सा, हम लोग आजकल मोबाइल में भी वो चीज़ मिलता है। तो इंफ्रारेड होता है आपका, तो वो आपका इंफ्रारेड हो जाएगा और रक्त किरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन जेल का उदाहरण है। तो देखिए जेल जो है वो साफ सुथरा नजर आएगा आपका, तो वो है आपका जूता का जो पॉलिश है वो एक तरह का क्या है, जेल का काम करता है। अगला है 92 की किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई हीलियम का संख्या कितना होता है, 2। तो 2 केवल इसके बाह्यतम कक्षा में रहता है हीलियम का, बाकी सब का तो आपका 8 मिलेगा, लेकिन इसका जो है आपको 2 मिलता है। ठीक है, चलिए 93 क्वेश्चन है कि अम्ल धातु जो है कार्बोनेट के साथ, अम्ल जो है अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्मित करता है। तो देखिए ये शायद पीछे भी क्वेश्चन मैंने बताया। तो जब कार्बोनेट रहेगा तो क्या बनाएगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आप पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, वहाँ वो हाइड्रोजन का है, चूँकि वो ऑक्साइड जब किसी भी अम्ल से करता है तो वहाँ निकालता है हाइड्रोजन, और जब कार्बोनेट करेगा तो निकालेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन पे। करह निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो पढ़े होंगे आप लोग, इसमें आपका जो है पढ़ते होंगे कि ये सोडियम और पोटेशियम जो है आपका वो क्या है, एक सॉफ्ट धातु है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं आसानी से चाकू से भी। तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसको जो है हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। तो देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों क्या है आपका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 समस्थानिक आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आपका तीनों हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिए रेडियो सक्रिय समस्थानिक पूछ रहा है आपसे। यहाँ एक चीज़ हम भूल रहे थे, क्योंकि ये हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं पूछ रहा है, हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं, आपका हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक पूछ रहा है। इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो जब केवल रेडियो सक्रिय समस्थानिक पूछेगा तो हम लोग इसमें कौन सा लेंगे, ड्यूरेनियम लेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपका सही जवाब इसके क्वेश्चन के अनुसार हम ध्यान नहीं दिए, हमको लग रहा था कुछ क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए आपका ड्यूटेरियम हो जाएगा रेडियो सक्रिय, और अगल केवल इसको हटा दिया जाए कि इसमें से हाइड्रोजन का समस्थानिक तत्व कौन है, तो सभी हो जाएगा जवाब। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भाई C2H2 हो जाएगा एसिटिलीन, जिसको कि हम लोग पकाने के लिए भी यूज़ करते हैं। चलिए अगला देखिए कर रहा है कि ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, या किसका उपनाम है ब्लैक गांधी।
तो लूथर किंग जो है, मार्टिन लूथर किंग, यह है आपके ब्लैक गांधी। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न कब मिला था? 1913 में इनको दिया गया था। चलिए, इनका एक और उपनाम है, और क्या इसको बोलते हैं हम लोग? गुरुदेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म जो है वो कौन सा है? तो मदर इंडिया, आप सभी को ये पता होगा। अगला देखिए, कह रहे विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, 5 अक्टूबर। ये 5 सितंबर आपका राष्ट्रीय है, लेकिन जब विश्व शिक्षक दिवस पूछेगा तो हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछेगा तो आपका हो जाएगा 5 सितंबर। ठीक है, और बाकी जो है 14 नवंबर तो पता होगा आपको, बाल दिवस, और 14 सितंबर ये भाई कैसे भूल जाइएगा, ये तो है आपका हिंदी दिवस। ठीक है, चलिए तो ये 100 क्वेश्चन आपका यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।